हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सीरीज़ को शुरुआत की थी, जो ईपीएफओ के सिलेबस के अंडर आता है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हमने ईपीएफओ के लिए फ्री सीरीज़ को स्टार्ट किया था। ओके। जहाँ पे हम लोग डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये सब कुछ जो है कवर करते आ रहे थे धीरे धीरे। तो मेरा ये थर्ड पार्ट है दोस्तों, जहाँ पे मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये लेक्चर नंबर 6 रहेगा, जहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनेक्स हो गया, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और अभी आई थिंक 2-3 लेक्चर्स बाकी हैं, ये तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं इंडियन हिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये सारा कुछ कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। इट्स नॉट ए पेड कोर्स, कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक वीडियो फ्री में है और बाकी का सारा पेड कर दिया गया है। सब कुछ जो है ये फ्री कोर्स अवेलेबल है। तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए, जहाँ पे आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। राइट। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी निकाल रहे हैं ईपीएफओ के लिए स्पेशली, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं बाई टेकिंग और टेस्ट सीरीज़, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। तो सब कुछ इतना लोग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। राइट। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको थोड़ा मोटिवेशन भी लग चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी वीडियोस है मेरे द्वारा और हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ए फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी दोस्तों। ओके। अगर एक सीपीयू को स्टार्ट करवाना है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, तो एक हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे वो विंडोज़ का ले लीजिए, ओके, चाहे वो लाइनेक्स का ले लीजिए, या मैक का जो उनका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनका ले लीजिए। right? तो एक सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए एक फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर जो लोड किया जाता है कंप्यूटर को, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों। हैज़ अ फर्स्ट सॉफ्टवेयर लेयर एंड ऑल अदर सॉफ्टवेयर गेट्स लोडेड, एंड आफ्टर इट डिपेंड ऑन वेरियस कॉमन कोर सर्विसेज। जैसे ही आपको विंडोज़ का जो स्टार्ट हो जाता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं इसीलिए ये एग्जांपल लेके बार बार आपको समझा रहा हूँ, ताकि ये बहुत ही हैंडी होता है, और बहुत सारे लोगों के पास विंडोज़ ही होता है दोस्तों। मैक और लाइनेक्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। सो इसीलिए मैं विंडोज़ को बेस बना के आपको समझा रहा हूँ। जब आप सिस्टम ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो है विंडोज़ 10 होगा, या विंडोज़ 7 होगा, या विंडोज़ 8 होगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास होंगे दोस्तों, है नी? तो उसके बाद ही जो है आप कई तरह के कोर ऑपरेशंस को कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? Okay, so first layer of operation is nothing but operating system. In simple words, the operating system organize and controls the hardware. Example of operating system, जैसे मैंने अभी कहा आपको, Windows XP अभी तो बहुत एडवांस वर्जन चल रहा है, 10 आ गया, 11 आ गया अभी। राइट। सो यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया दोस्तों। सो तरह तरह के ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जहाँ पे एक फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बताया जाता है। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट कोर ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि आपको एडिटिंग करना हो, उसके अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। राइट। बट इस सारे या फिर आपको कैलकुलेशंस करना हो, राइट, या फिर आप कोई लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, उसके अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये सब कुछ इस फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर के डिपेंडेंस पे ही इंस्टॉल किए जाते हैं। ओके। सो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? सो फर्स्ट जो है प्रोसेस मैनेजमेंट दोस्तों। इट हैंडल्स क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। क्लियर? उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। इट हैंडल्स अलोकेशन, डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस एज रिक्वायर्ड बाय वेरियस प्रोग्राम। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट हो गया दोस्तों। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। राइट। डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स को आप बना सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो इट ऑर्गेनाइज, स्टोर्स, रिट्राइव नेम्स एंड प्रोटेक्ट ऑल द फाइल्स दोस्तों। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, इट हैंडल एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ मेमोरी खाली करना चाहते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, इट हैंडल्स द क्रिएशन, डिलीशन, सस्पेंशन, ये सारा कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर आता है। एंड डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें, इट मैनेजेस ऑल द डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सच एज प्रिंटर्स, मॉडम्स। इफ एनी डिवाइस फेल, इट डिटेक्ट्स द डिवाइस फेलियर एंड नोटिफाइज सेम टू द यूजर दोस्तों। ओके। अब सपोज कोई एक्सटर्नल डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हैं सिस्टम को, ओके, एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया,
ठीक है। और जैसे कि माउस हो गया दोस्तों, ठीक है? जैसे कि प्रिंटर हो गया, ठीक है? तो ये सारे एक्सटर्नल डिवाइस हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी डिवाइस फेल हो जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको इस डिवाइस मैनेजमेंट के ज़रिए से हमको पता चल जाता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से फायरवॉल को इंस्टॉल किया जाता है, या अभी बहुत सारे वायरस सॉफ्टवेयर आ गए जैसे कि एंटीवायरस हो गया, ओके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम है मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी। अवास्ट एंटीवायरस, हाँ अवास्ट वेरी फेमस है, ओके। उसके बाद मैककेफे, राइट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है मैककेफे, जो आपने देखा होगा। सो ये तमाम के जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं दोस्तों फॉर एनी अनऑथराइज यूज़ या फिर मालवेयर से ये प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर, ओके। यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है ताकि स्मूथ हो, जो आप एंटर कर रहे हैं, जिस तरह से जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे क्लिक हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप फोल्डर पे क्लिक कर रहे हैं तो वो जाके कहीं एप्लीकेशन पे क्लिक ना हो जाए। तो ये सारा यूज़र इंटरफेस होता है, हैंडी, आपको ईजिली समझ में आता है। ये सारे के सारे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो कि मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में। सो इवन दोज हु आर न्यू टू 1747 कॉम प्रो, या जो ये वर्जन्स है एक्चुअली जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से पहले यूज़ किए जाते थे। बट जैसे ही विंडोज़ ने अपना सिस्टम को लॉन्च किया है, पहला जो विंडोज़ 95 के साथ वो मार्केट में एंट्री किया था, उसके बाद विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 7, अभी तो विंडोज़ 10, 11, ओके, अभी आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये विंडोज़ जो है बहुत ही कॉमन और मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों पूरी दुनिया में, राइट। तो इसका जो यूज़र इंटरफेस अभी जैसे मैंने बताया आपको, जो यूसेज है ना वो बहुत ही आसान है, ठीक है? बहुत ही आसान है, आपको इजीली इसको अडॉप्ट कर लेंगे आप यूज़र, इसलिए इतना ये पॉपुलर है, right? उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस, विंडोज़, देर आर अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स, याद रख लीजिए, ओके। सो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत बहुत कम यूज़ किया जाता है ड्यू टू यूज़र इंटरफेस ही है, क्योंकि ये जो है हमको उतना समझ में नहीं आता है, तो ये बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं अभी, ओके। सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ओके। तो एक जो है आपको लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों, ठीक है। सो लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें, द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय 1 और 0, ओके। लो लेवल लैंग्वेज में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर की जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक हम मैंने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि लो लेवल लैंग्वेजेस में जो है इंफॉर्मेशन जो है किस तरह से डिनोट की जाती है, 1 और 0 में डिनोट की जाती है दोस्तों, ओके। एंड इज कॉल्ड मशीन, ये भी मशीन लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्राम एंड डेटा आर अल्टीमेटली रिप्रेजेंट इन मशीन लैंग्वेज इन मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। टू स्टार्ट विद कंप्यूटर प्रोग्रामर्स यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग, इट वाज टीडियस, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, सिंस ऑपरेशन दैट कंप्यूटर हैज़ टू परफॉर्म इज जनरेटेड बाय पर्टिकुलर वंस एंड जीरोस। ऑल्सो ईच कंप्यूटर हैड इट्स ओन मशीन लैंग्वेज कोड, वन हैज़ टू रिमेंबर ऑल दिस कोड टू राइट ए प्रोग्राम। बहुत ही टीडियस प्रोसेस, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, तो इसीलिए जो है इसको ओवरकम करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को हमने लेकर आए दोस्तों। ड्यूरिंग 1960s कंप्यूटर स्टार्टेड टू गेन पॉपुलैरिटी एंड बिकेम नेसेसरी टू डेवलप लैंग्वेज दैट आर मोर नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश की तरह, सो दैट कॉमन यूज़र भी जो है अपने प्रोग्राम्स को वो ईजिली फिट कर सकता था कंप्यूटर में, ठीक है, ईजिली फिट कर सकता था कंप्यूटर में थ्रू कॉमन लेवल लैंग्वेज, याद रख लीजिए, थ्रू कॉमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, ओके, क्लियर, समझ में आ गया आपको। सो इंग्लिश सो दैट कॉमन यूजर वुड यूज कंप्यूटर एफिशिएंटली, सिंस असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर्ड डीप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इट डिमांडेड प्रोग्रामिंग एज वेल एज हार्डवेयर स्किल्स टू यूज कंप्यूटर। Due to computer widespread usage, early 1960s saw emergence of third generation programming languages जैसे कि COBOL, Photon, Basic and C are examples of 3GL are considered of the high level language. So high level languages कौन से जो famous है, पहले हो गया आपको COBOL, दूसरा हो गया आपको Fortran, ओके, तीसरा Basic, ओके, एंड C जो है वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज जो बहुत सारे लोग सीखते हैं, राइट। सो हाई लेवल लैंग्वेज आर सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोग्राम्स रिटर्न यूजिंग दिस लैंग्वेज कैन बी ए मशीन इंडिपेंडेंट, ओके, याद रख लीजिए। सो हाई लेवल लैंग्वेज आपको किस तरह से होती है, वो एक सिमिलर टू इंग्लिश की तरह ही होती है दोस्तों। जैसे आप कमांड देते हैं ना कि इस तरह का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो इट विल बी सिमिलर टू लाइक दैट, क्लियर।
तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज अभी इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट होती है, जीरोस और वंस में रहते हैं और सारा कोड्स याद करना पड़ता है। सो ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज की बात करें, सो सिंस द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड्स। बट कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझ में आती है। इवन दो आपने इसको प्रोग्राम जो है अपने इंग्लिश लेवल लैंग्वेजेस में दिया होगा, ओके, बट कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 0 और 1 ही। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। ओके, कंपाइलर, कंपाइलर इज नथिंग बट एक ट्रांसलेटिंग का काम करता है। याद रख लीजिए, क्या करता है ये? ट्रांसलेटिंग का काम करता है। किसे ट्रांसलेट करता है? फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, ठीक है, या फिर इंटरप्रेट करता है। जो भी हम स्टेटमेंट्स देते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग देते हैं, वो सारा कुछ जो है हाई लेवल टू मशीन लेवल में ट्रांसलेट करता है दोस्तों। ओके, देखिए मैंने जैसे कहा अभी, कंपाइलर इज ए काइंड ऑफ ट्रांसलेटर और द ट्रांसलेट्स a program into another program. Great. So it mainly basically used for the translator of high level language into the machine language. The compiler re-levels statement with series of machine language instruct places single high level languages दोस्तों। okay, उसके बाद आता है हमारा इंटरप्रेटर। So unlike compilers, an interpreter translates a statement in a program and execute the statement immediately before translating the next source language statements. Okay. So compiler का काम क्या है? Compiler is nothing but it translate हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। वही इंटरप्रेटेड क्या कहता है? इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ए स्टेटमेंट इन प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इमीडिएटली। सो जो ये ट्रांसलेट कर दिया होगा ना, उसके बाद क्या आता है? इंटरप्रेटर पिक्चर में आता है दोस्तों। ओके, इंटरप्रेटर क्या करता है? इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इमीडिएटली बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट सोर्स लैंग्वेज स्टेटमेंट। ओके, सो ये जो ट्रांसलेशन के बीच में इंटरप्रेटर का काम होता है, जहाँ पे वो स्टेटमेंट को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है दोस्तों। Okay, similar to compilers, every interpret language such as basic lisp has its own interpreters. Okay, चलिए अभी यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस के थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज भी है। पहला जो है पूर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर दोस्तों। हाई लेवल लैंग्वेज आर डेवलप टू ईज द प्रेशर ऑफ द ऑन प्रोग्रामर्स एंड दे डू नॉट हैव टू नो द interstices of hardware. As a result, the sometimes application written in high level language cannot completely harness the total पावर अवेलेबल एट हार्डवेयर लेवल। सो एक्चुअली ये हाई लेवल लैंग्वेज किसी लिए डिज़ाइन की थी? ये प्रोग्रामर्स के लिए डिज़ाइन की थी, ताकि वो ईजिली जो है इसको समझ पाए और अपने प्रोग्राम्स को ईजिली कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस दे पाए, ठीक है। बट ये हाई लेवल लैंग्वेज कभी कभार क्या होता है, ड्यू टू सॉफ्टवेयर या ड्यू टू हार्डवेयर इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, वो एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है लेस एफिशिएंट। These HLL applications are less efficient as far as computation time. This is because unlike low level language or high level language must be created and sent through another processing program known as compiler. Okay, so less efficient। देखिए अगर एक चीज़ कई प्रोग्राम्स के बीच में गुजर रही है तो ऑब्वियसली जो है क्या है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, सो करंट जो है जिस तरह से पावर जनरेट होता है, ओके, मेन सोर्स ऑफ पॉइंट से आपके घर तक पहुंचने तक बहुत सारे उसमें लैक्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारी एफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में उसको कई तरह के वायर्स में पास होना पड़ता है, ग्रिड्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, राइट, जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, राइट, वायर्स के ज़रिए से आपको घर तक पहुँचाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट सोर्स ऑफ पॉइंट में जो पावर आउटेज था ना, वो डायरेक्टली आपके घर को क्या कर रहे हैं वो लोग, नहीं, उतनी एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो रिड्यूस की जाती है। उसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, कई तरह के प्रोग्रामिंग इसमें जाना पड़ता है, कंपाइलर्स में जाना पड़ता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। इसकी वजह से क्या है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो बहुत ही डिले हो जाता है, कि एग्जीक्यूशन टाइम डिले हो जाता है, पहला ड्रॉबैक ये है। उसके बाद जो है एफिशिएंसी कम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इट हैज़ टू पास थ्रू कंपाइलर, इंटरप्रेटर, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर मोर मेमोरी। याद रख लीजिए, ये सारा कुछ जो है, अब सपोज मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, वो जो ट्रांसलेशन है ना, उसको कहीं ना कहीं तो आप स्टोर करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेमोरी चाहिए, राइट। और बीच में इंटरप्रेटर आ जाता है दोस्तों। इंटरप्रेटर का काम क्या है कि वो जो ट्रांसलेट हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना, वहाँ पे मेमोरी लग जाएगी आपको, तो मोर मेमोरी, मोर स्पेस इस्तेमाल किया जाएगा, एफिशिएंसी कम होगी एंड एग्जीक्यूशन भी डिले होगा। सो दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा क्लैरिटी मिला होगा।
मैं छोटे छोटे लेक्चर्स इसीलिए बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको भी एक ब्रीफ आइडिया मिले। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम लोगों ने सारी लैंग्वेज आपको डंप कर दिया और आप कंफ्यूज रह गए कि क्या हो रहा है। बट एनी आप डरिएगा मत, मैं सारा लेक्चर्स आपको कंपाइल करके भी एक मैराथन वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आप वो एक ही बार बैठ के 2-3 घंटे में कवर कर सकते हैं सारा कोर्स। बट अभी के लिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो कि ईजिली आपको समझ में आ सके, राइट। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में। बस आपसे एक ही गुजारिश है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आने वाले बहुत बड़ा प्लान है हमारे प्रॉक्सी ज्ञान का, राइट, ताकि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।